हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 के पोल साइंस का, जो आप लोगों की सेकंड बुक है, उसकी सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 1, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। सो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ कि हमारे भारत के सामने विभाजन के समय कौन कौन सी चुनौतियाँ आई थी, और उसके अलावा हमने राष्ट्र निर्माण को समझा था। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। सो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो विस्थापन होगा, जिसको हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो उस टॉपिक को समझने से पहले हम इसमें और दो छोटे टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक शुरू होता है। यहाँ इस पिक्चर के माध्यम के अंदर डाक टिकटों को दिखाया गया है। मीन्स कि कहने का मतलब ये हुआ, ये हमारे 3 डाक टिकट हैं जो फर्स्ट रिपब्लिक डे के अंदर, जब फर्स्ट रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 के अवसर पर लागू किया गया था। जब हमारा रिपब्लिक डे बनाया गया था 26 जनवरी 1950 पे, तो उसके माहौल के अंदर हमारी 3 डाक टिकटों की स्थापना की गई थी। सो बेसिकली यहाँ जो हमें डाक टिकटों को दिखाया गया है, उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि इनके अंदर छुपी हुई गणतंत्र के सामने, मीन्स कि हमारे रिपब्लिक डे के अंदर या जब हमने अपना गणतंत्र स्थापित किया था, तो इसके सामने आई चुनौतियों को दिखाया गया है। सो जो इसका बेसिक मोटिव है डाक टिकटों को दिखाने का, वो ये है कि गणतंत्र की स्थापना के समय हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ सामने आई थी। सो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने डाक टिकट को कवर अप करा, जो 26 जनवरी 1950 के अवसर पर रिपब्लिक डे पर लागू किया गया था, और इसका जो एकमात्र उद्देश्य था वो गणतंत्र के सामने आई समस्याओं का था, या किन किन चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ा था। सो बच्चों, बेसिकली अगर हम यहाँ पर अब राइटर्स की बात करें, तो यहाँ पर फैज़ अहमद फैज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर हम फैज़ अहमद फैज़ की बात करें, तो इनका जन्म जो है वो सियालकोट में हुआ था, और ये विभाजन के बाद, मीन्स कि 1947 के बाद पाकिस्तान में ही रहे थे। आई होप आप ये 2 पॉइंट्स इसके बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि फैज़ अहमद फैज़ का जन्म कहाँ हुआ और ये विभाजन के बाद कौन से देश में रहे। सो ये पाकिस्तान नामक देश में रहे। सो बेसिकली क्वेश्चन में इस तरीके से पूछता है कि नक्शे फरियादी या दस्ते सबा तथा जिंदनामा, ये किस कविता या किस लेखक द्वारा लिखी गई कविता संग्रह थी। सो इसके अंदर जो हमारा आंसर होगा वो फैज़ अहमद फैज़ होगा कि ये जो कविता संग्रह है नक्शे फरियादी, दस्ते साबा तथा जिंदनामा, ये फैज़ अहमद फैज़ द्वारा लिखी गई कविता संग्रह थी। सो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके से ही पूछता है, जिसमें ये कविता संग्रह के नाम दे देता है और 1 मार्क्स में पूछता है कि ये कौन से कविता या कौन से कवि द्वारा लिखा गया संग्रह है। सो ये थे आपके फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कवि। इसके बाद हम सेकंड इम्पॉर्टेंट कवि को देखते हैं, या सेकंड इम्पॉर्टेंट राइटर्स को देखते हैं, जिनके क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो बच्चों, यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर, इस चित्र के माध्यम में अमृता प्रीतम को दिखाया गया है, और ये पंजाबी भाषा की कवयित्री रही थी। मीन्स जो इनकी कविताएँ संग्रह होती थी वो पंजाबी भाषा में हुआ करती थी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ये एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछता है। सो ये एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछता है कि डैश की प्रमुख कवयित्री है, ऐसे करके पूछ लेता है कि पंजाबी भाषा की कवयित्री डैश थी। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में या MCQ में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जिसका आंसर हम अमृता प्रीतम लिखते हैं कि पंजाबी भाषा की जो कवयित्री रही हैं वो अमृता प्रीतम है। सो आई होप आप लोग ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखोगे, जो अभी मैंने इसका फर्स्ट लेखक के बारे में पढ़ाया, फैज़ अहमद फैज़ के बारे में, और दूसरी अमृता प्रीतम, जो पंजाबी भाषा की काफ़ी प्रसिद्ध कवयित्री हैं। और आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। और अगर हम इन कवयित्री की बात करें, तो इन्होंने नागमणि का संपादन किया था। एग्ज़ाम में इस टाइप से भी पूछ लेता है कि नागमणि का संपादन करने वाली कवयित्री कौन सी थी, तो उसमें हम लिखेंगे अमृत प्रीतम। या इसके अलावा अगर ये पूछता है कि पंजाबी भाषा की प्रमुख कवयित्री कौन थी, तो उसके सॉल्यूशन में भी ये लिखा जाएगा अमृता प्रीतम।
सो बच्चों बेसिकली हमने दो लेखक के बारे में कंप्लीट कर लिया है और मैंने आप लोगों को वो क्वेश्चन भी बता दी है कि किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं जो बेसिकली 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सो बच्चों अब हम आगे अपना विस्थापन विभाजन का टॉपिक शुरू करते हैं। सो बच्चों जो आगे हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। सो बच्चों विभाजन का मीनिंग आप समझते ही होंगे, बंटवारा। विस्थापन का मतलब जब लोग एक जगह से दूसरी जगह स्थापित होते हैं। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि 14 से 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। इसके कहने का मतलब ये हुआ जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 में। सो उसके अंदर हमें 2 राष्ट्र देखने को मिले, मीन्स कि भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। सो बेसिकली बच्चों 1947 में यहाँ 2 राष्ट्र डेवलप हुए, एक भारत और एक पाकिस्तान। सो बेसिकली यहाँ पर जो ब्रिटिश इंडिया था उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। सो बच्चों बेसिकली यहाँ पर दोनों देशों के भूभाग को देखते हुए एक रेखांकित सीमा को खींच दिया गया, मीन्स कि इस तरीके से बॉर्डर बनाया गया और वहाँ घोषित किया गया कि इस साइड पाकिस्तान का देश माना जाएगा और इस साइड इंडिया भारत का देश माना जाएगा। बट कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीग था वो उससे नाखुश था, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। सो बेसिकली इसके अंदर मुस्लिम लीग ने कहा कि जो भारत है वो किसी एक कौम का नहीं है, ना वो हिंदू का है ना वो मुसलमान का है, बल्कि भारत जो है वो दोनों देशों का कौम है, हिंदू का भी और मुस्लिम का। और इसी रीज़न के चलते मुस्लिम लीग ने बच्चों एक अलग मुसलमान के लिए, मीन्स कि जिसके अंदर सिर्फ मुस्लिम लोग ही रहेंगे, उसके लिए एक अलग देश बनाने की मांग की, मीन्स कि पाकिस्तान की बात की मुस्लिम लीग ने। और जबकि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत, मीन्स कि जो मुस्लिम लीग ने मांग की थी कि हमें अलग देश चाहिए जहाँ पे सिर्फ मुसलमान रहेंगे और वो देश पाकिस्तान है। सो इस चीज़ के लिए कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के लिए या पाकिस्तान की मांग का विरोध किया, मीन्स कि उन्होंने मना किया कि ऐसा नहीं होगा। बट बाद में कहीं ना कहीं 1940 के दशक तक ये देखा गया है कि जो कांग्रेस 1940 से पहले मना कर रही थी कि बंटवारा नहीं होगा, उसी कांग्रेस ने सहमति दी जब मुस्लिम और कांग्रेस के बीच तनाव पैदा हुआ। मीन्स कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कहीं ना कहीं कंपटीशन देखने को मिला। तो फाइनली कांग्रेस ने या उसका नतीजा रिजल्ट ये निकला कि पाकिस्तान की बात मान ली गई, मीन्स कि इस बात पर सहमति जताई गई कि मुस्लिम लीग के लिए एक अलग देश माना जाएगा और वो देश पाकिस्तान है, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंदर तनाव देखने को मिला। सो कहीं ना कहीं 1940 के दशक के बाद इस फैसले पर सहमति हुई जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच तनाव पैदा हुआ। सो फाइनली जो विभाजन की प्रक्रिया थी, जिस भूभाग को हम इंडिया के नाम से जानते थे उसे भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देशों के बीच बांट दिया गया। जो पहले कहीं भारत इंडिया के नाम से जाना जाता था, तब उसी देश का विभाजन हो गया, मीन्स कि 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। सो इन 2 देशों के नाम से ये जाना गया। हालांकि ये जो विभाजन था वो काफ़ी दर्दनाक भी रहा था बंटवारे को लेकर के। सो फाइनली विभाजन की प्रक्रिया को इस तरीके से तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। मीन्स के कहने का मतलब ये हुआ जिस इलाके के अंदर मुसलमान की संख्या ज़्यादा थी वो इलाका मुसलमान के क्षेत्र में रहेगा और वो इलाका पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। और जहाँ पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, मीन्स कि जहाँ हिंदुओं की बहुत संख्या थी भारी मात्रा में, उसको हिंदुओं के देश से यानी हिंदुस्तान यानी भारत के नाम से जाना गया। सो फाइनली जो शेष हिस्सा बचा वो भारत कहलाया, जिसके अंदर मुसलमान को छोड़ करके हिंदुओं की संख्या भरपूर मात्रा में स्थित थी। सो बच्चों ये बात कहने में थोड़ी आसान काफ़ी सरल लगती है, बट असल में इसमें हमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सो बच्चों पहली दिक्कत तो इसके अंदर हमें ये सामने आई कि ब्रिटिश इंडिया में
ऐसा कोई भी क्षेत्र या ऐसा कोई भी एरिया नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हों। सो बच्चों, यहाँ पर 2 इलाके ऐसे थे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। सो वो 2 इलाके कौन से थे? एक इलाका पश्चिम में था और दूसरा पूर्व में। मीन्स कि ऐसा नहीं था अगर ये पूरे भारत का नक्शा है तो यहाँ भी मुसलमान है, यहाँ भी मुसलमान है या यहाँ भी मुसलमान है, ऐसा नहीं था। हर जगह मुसलमानों की बहुसंख्यक नहीं थी। सिर्फ केवल 2 इलाके ऐसे थे जहां मुसलमानों की संख्या बच्चों ज़्यादा थी। तो वो 2 इलाके, एक था पश्चिम और एक था पूरब। सो इन दोनों जगहों में ही मुसलमानों की जो बहुसंख्यक थी या जो जनसंख्या थी वो ज़्यादा थी, या हम कहें कि मुसलमानों की जो आबादी थी वो ज़्यादा थी। और अब इसने बोला है कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं था यहाँ पर कि इन इलाकों को जोड़ करके एक जगह कर दी जाए। मीन्स कि पश्चिम और पूरब काफ़ी दूर दूर थे। अब कोई भी ऐसा सजेशन या ऐसा रूल नहीं बन पाया जिससे हम पश्चिम और पूरब को जोड़ करके वो एरिया केवल मुस्लिम को दे दे। और ये करना काफ़ी कठिन भी था क्योंकि पश्चिम और पूर्व में आपस में बहुत दूरी देखने को मिलती है। सो बच्चों, इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ ये फैसला लिया गया कि पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे क्योंकि जो मुसलमानों की आबादी थी वो 2 जगह ज़्यादा थी, एक पश्चिम और एक पूरब। तो यहाँ पर अब हमने या वहाँ की सरकार ने ये फैसला लिया या वहाँ पर लोगों ने इस बात का फैसला लिया कि एक पश्चिम पाकिस्तान होगा, एक पूरब पाकिस्तान होगा। मीन्स कि जहाँ पश्चिम और पूरब में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, अब वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों की जगहों को ही पाकिस्तान बना दिया गया, एक पश्चिम पाकिस्तान और एक पूरब पाकिस्तान। सो बच्चों, ये तो आई थी हमारे सामने पहली दिक्कत जिसको सॉल्व कर लिया गया था। बट यहाँ पे जो सेकंड दिक्कत थी वो ये थी कि मुसलमान बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। सो बच्चों, अब ऐसा भी नहीं था कि हर मुसलमान हिंदुस्तान को छोड़ करके पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सो बच्चों, यहाँ पर एक नेता थे जो द्विराष्ट्र सिद्धांत के मीन्स कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के खिलाफ थे। उन नेता का नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। आई होप आप लोग ये बात बहुत अच्छे से याद रखोगे कि जो नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ था, भारत के बंटवारे के खिलाफ था, वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अभी जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे वो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्वाचित नेता थे। मीन्स कि वो पश्चिमी साइड के नेता थे। बट बेसिकली ये भारत के बंटवारे को लेकर के एकदम खिलाफ थे। बट बच्चों, इनकी आवाज़ को अनदेखा किया गया, इनकी आवाज़ को अनसुना किया गया और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। मीन्स कि फाइनली मुसलमानों को पश्चिम और पूर्व पाकिस्तान में रहने को बोला। सो इस तरीके से यहाँ पर भारत का बंटवारा होना आरंभ हुआ कि हिंदू अलग जगह रहेंगे और मुसलमान अलग जगह रहेंगे। सो बच्चों, अगर अब हम तीसरी दिक्कत की बात करें तो जो तीसरी समस्या थी वो और भी विकट थी, वो और भी अनसुलझी हुई थी। सो बच्चों, अगर हम इंडिया की बात करें तो मुस्लिम बहुल मीन्स कि पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से गैर मुसलमानी आबादी वाले थे। मीन्स कि पंजाब और बंगाल यहाँ पर ऐसे हिस्से थे जहाँ पर मुसलमान बहुत कम तादाद में थे, वहाँ गैर मुस्लिम आबादी वाले ज़्यादा थे, वहाँ हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, जबकि वहाँ मुसलमानों की आबादी बिल्कुल ना के बराबर थी। अगर ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछता है कि ऐसे कौन से क्षेत्र थे जहाँ पर मुसलमानों की आबादी बहुत कम थी, तो आप लोग वहाँ लिखोगे पंजाब और बंगाल, जहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत कम थी, बिल्कुल ना के बराबर थी। सो बच्चों, अब इसका भी सलूशन निकालना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर फाइनली ये फैसला हुआ कि दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा। मीन्स कि अगर हिंदुओं की आबादी वहाँ ज़्यादा है तो उसे हिंदुओं का माना जाएगा, वो हिंदुओं के कंट्रोल में रहेगा। अगर वहाँ सिख की ज़्यादा आबादी है बंगाल के अंदर या पंजाब के अंदर तो वो सिख का ही एरिया माना जाएगा। अगर वहाँ मुसलमानों की तो वहाँ पर थी नहीं आबादी, तो वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के कंट्रोल में ही रहने वाला था या वो हिंदुओं के अंतर्गत आने वाला था। सो इस तरीके से इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर धार्मिक बहुसंख्यकों का आधार बनाया गया है कि अगर हिंदुओं की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो हिंदुओं के कंट्रोल में रहेगा, उसके अंदर हिंदुओं का ही राज
रहेगा और उसके अंदर कोई भी मुसलमान नहीं रहेगा, क्योंकि मुसलमान जो थे पंजाब और बंगाल के अंदर अल्पसंख्यक थे। मीन्स कि उनकी जो आबादी थी वो बहुत कम थी, ना के बराबर थी। सो बच्चों, अगर देखा जाए तो बट ये जो फैसला था वो 14 से 15 अगस्त 1947 के आधी रात तक नहीं हो पाया था। मीन्स कि जो बंटवारा होगा वो बहुसंख्यक धार्मिक के आधार पर होगा, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा उसी का देश या उसी का ही कंट्रोल। सो बच्चों, बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि आज़ादी के दिनों तक अनेक लोगों को ये बात पता नहीं थी कि वो उस टाइम पाकिस्तान में है या भारत में है। सो बच्चों, पंजाब और बंगाल का जो बंटवारा हुआ था वो विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ था। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विभाजन का बंटवारे की सबसे बड़ी त्रासदी को कौन सा क्षेत्र माना जाता है। सो आप वहाँ लिखोगे पंजाब और बंगाल को बंटवारे के विभाजन का सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई। सो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे समझने की कोशिश करते हैं। सो बच्चों, जो समस्या थी वो भी ख़त्म नहीं हुई थी, या जो चुनौतियां थी, अब यहाँ पर चौथी चुनौती सामने आती है जो विभाजन की सबसे कठिनाई वाली थी। मीन्स के कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे आगे चौथी विभाजन की समस्या आई वो अल्पसंख्यकों की थी। कौन सी थी वो बच्चों? वो थी अल्पसंख्यकों की थी। मीन्स के कहने का मतलब ये हुआ कि सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। अगर ये बॉर्डर है तो यहाँ पाकिस्तान है और यहाँ भारत है, तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर जहाँ उसके अंतर्गत हिंदुओं का कंट्रोलमेंट था, तो वहाँ पे काफ़ी कम मात्रा में मुसलमान की आबादी थी। मीन्स की अल्पसंख्यक वाली आबादी थी। ऐसे मुसलमान जो देश को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं हुए। इसी तरह बच्चों, जहाँ मुस्लिम का कंट्रोलमेंट था पाकिस्तान पे, यहाँ जहाँ सिर्फ मुस्लिम रहेंगे, वहाँ भी अल्पसंख्यकों में हिंदुओं की आबादी अल्पसंख्यकों में देखने को मिलती थी। सो जिस तरह मुसलमान राज़ी नहीं हुए थे तो कुछ मुसलमान भारत में रह गए थे। सो उसी तरह यहाँ पर भी कुछ हिंदू राज़ी नहीं हुए थे कि हम अपना देश छोड़ कर के जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत अल्पसंख्यक थे। भारत में मुसलमान मौजूद थे और पाकिस्तान में हिंदू मौजूद थे अल्पसंख्यकों में। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर अल्पसंख्यकों की थी कि अब जो थोड़ी मात्रा में हिंदू और मुसलमान बचे अपोजिट, उनका क्या किया जाए। सो बच्चों, अगर हम पाकिस्तान के इलाके की बात करें तो पाकिस्तान में लाखों की तादाद में हिंदू और सिख आबादी थी, बट वो अल्पसंख्यकों में थे, क्योंकि रूल तो ये निकाला गया था कि जो विभाजन है वो बहुसंख्यकों के आधार पर होगा, बट इनकी जो संख्या थी वो मुसलमानों के अकॉर्डिंग अल्पसंख्यक थी। बट फिर भी ये कहीं ना कहीं थे हिंदू और सिख। और अगर ठीक उसी तरह हम भारत के एरिया की बात करें, पंजाब और बंगाल की, तो भारत में भी लाखों की संख्या में ऐसे थे जो मुसलमान थे, बट वो अल्पसंख्यकों के थे। मीन्स के कहने का मतलब ये हुआ कि हिंदू ज़्यादा थे और उनके कंपैरिजन में जो मुस्लिम थे वो कम थे, तो तभी उनको यहाँ पर अल्पसंख्यक कहा गया है। ठीक उसी तरह पाकिस्तान में भी हिंदू थे बट वो कम थे, सो उस तरीके से उसे भी अल्पसंख्यक कहा गया है। सो बच्चों, जैसे ही ये बात पता चली कि यहाँ देश का बंटवारा होने वाला है, मीन्स कि 2 भागों में देश बंटने वाला है, सो दोनों तरफ वहाँ पर अल्पसंख्यकों में जो काफ़ी कम संख्याओं में हिंदू और मुस्लिम थे उनके ऊपर वार होने शुरू हो गए। मीन्स के पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों में बहुत कम जनसंख्या हिंदुओं की थी उन पर वार किए गए। इसी तरह भारत में जहाँ बहुत कम संख्या मात्रा में मुसलमान थे वहाँ पे मुसलमानों पर वार होना शुरू हुआ। तो दोनों ही साइड मुस्लिम और हिंदू सांप्रदायिकता फैल चुकी थी। दोनों ही अपने अपोजिट को मार रहे थे क्योंकि वो अल्पसंख्यकों में थे, उनकी जो आबादी थी वो कम थी। सो बच्चों, बेसिकली जो वहाँ के नेता थे उनका मानना ये हुआ कि जो हिंसाएं हो रही हैं हिंदू मुस्लिम की वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी और उन्हें बहुत जल्दी काबू में कर लिया जाएगा। लेकिन बच्चों, जो सांप्रदायिकता थी, जो हिंसा थी, वो नियंत्रण से बाहर निकल गई। मीन्स कि अब उसका नेताओं पर भी कंट्रोलमेंट नहीं रहा। वो इतनी फैल गई कि देश का विभाजन करने पर मजबूर होना पड़ा।
सो बच्चों फाइनली जो हिंदू और मुस्लिम कम कम संख्यकों में थे, भारत में जो कम मुसलमान थे, पाकिस्तान में जो कम हिंदू थे, अब उनके पास केवल एक ही रास्ता था और वो रास्ता ये था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। मीन्स कि अगर थोड़ी बहुत मात्रा में भारत में मुसलमान हैं तो वो भारत को छोड़ के पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाए, और इसी तरह पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत मात्रा में हिंदू थे वो उस देश को छोड़ करके, पाकिस्तान को छोड़ करके भारत में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अब अल्पसंख्यकों के पास यही एक रास्ता बचा था कि वो अपने अपने घरों को छोड़ दें। सो बच्चों कई बार तो इन अल्पसंख्यकों को चंद घंटे की मोहलत दी गई कि चंद घंटे की मोहलत के अंदर तुम्हें देश छोड़ना होगा। मीन्स कि अल्पसंख्यकों को मोहलत दी गई कि अपने अपने देश जाओ, घरों को अपने छोड़ो, अपने देश जाओ, वरना उन्हें मार दिया जाएगा। तो बच्चों अब हम इसे थोड़ा एक चित्र के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। सो बच्चों यहाँ बेसिकली विभाजन के परिणाम दिखाए गए हैं कि किस तरीके से बेतहाशा लोग ट्रेन के ऊपर बैठे हुए हैं, ट्रेन पर आगे यहाँ पर चढ़े हुए हैं, बस फटाफट से अपने देश में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बच जाएं। सो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर देश की स्थिति खराब थी 1947 में। सो बच्चों आई होप आप लोगों को आज का जो टॉपिक था विस्थापन, विभाजन और पुनर्वास, सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो बच्चों इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम समझेंगे विभाजन के परिणाम। मीन्स कि जब विभाजन हुआ हिंदू मुस्लिम का तो उसके क्या क्या रिजल्ट निकल करके सामने आए। सो बच्चों जब तक के लिए गुड बाय।